हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर 30 फरवरी 2014 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम के 30 क्वेश्चन मैथ के लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, टेट का एग्जाम आपका 150 का होता है, जिसमें 30 नंबर की मैथ आती है। 30 नंबर 30 क्वेश्चन आपको देकर जाते हैं। तो गाइज, मैं अपने चैनल पर सारे पीवाईक्यू पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ। अब मैथ पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। 2014 का आज एग्जाम लेकर मैं आई हूँ। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक आपका मैथ का क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 91 से शुरू करते हुए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। जैसे 2/3 है, ये 2/4 है। ठीक है, तो 3 छिंग 18, ठीक है, और 3 छिंग 18 और 4 पंजे 20। अब 6.6 के बीच में और 2.5 के बीच में तो अनंत परिमेय संख्या होंगी। ऐसा नहीं कि एक परिमेय संख्या होगी, ऐसा भी नहीं है कि दो परिमेय संख्या होंगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हुए, यदि 65 और 117 का में से 65 m माइनस 117 के रूप में है, दर्शाने योग्य है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो 65 यहीं पे कर देती हूँ मैं सॉल्व। 65 क्या होता है, 13 × 5, ठीक है, और 117 क्या होता है, 13 × 9। 13 नंबर 117 और 13 पंजे 65। तो इसका में से क्या हो गया, 13। अब में से क्या दे रखा है, 65 m माइनस 117। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 65 m माइनस 117 बराबर क्या है, किसके बराबर है, 13 के। तो 65 m माइनस बराबर 13 प्लस के 117, ठीक है। तो 65 m बराबर 13 और 117 कितने होते हैं, 130। m बराबर 130 अपॉन 65। 65 दूनी 130। तो m का क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो 92 का क्वेश्चन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, एक परिमेय संख्या 5/19 व्यास के योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। कितना होगा, इसे हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। जैसे 5/19 के योज्य प्रतिलोम का गुणनफल क्या होगा। यदि हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो 5/19 माइनस 5/19 प्रतिलोम क्या होता है, बराबर 1, ठीक है। तो 5 का वर्ग क्या हो जाता है, 25। जब माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो ओनली माइनस आता है। 19 में 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, 81 का 1 हासिल में 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1 नंबर 9 और 1 एकम 1, 1 7 और 9 16, 16 का 6 हासिल 1 1 1 2 2 और 1 3, 361 हो जाएगा 25 का। ठीक है, अब इसका हमें गुणनफल निकालना है। ऐसा गुणनफल क्या करेंगे जो प्रतिलोम के बराबर आए। तो 25/321 मल्टीप्लाई माइनस 361/25। तो 325 से 25 आउट हो जाएगा, 361 से 361। तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 361/25 माइनस 361/25। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, 5.47 मल्टीप्लाई 5.47 माइनस 4.53 मल्टीप्लाई 4.53 अपॉन 0.94 का सरलीकृत कीजिए। देखो,
इसको क्या कर लिख सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। इस तरीके से ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस ए बी। ए प्लस बी का वर्ग मान लिया हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो 5.47, 5.47 प्लस करेंगे हम तो 10 पॉइंट पूरे पूरे आएंगे। 4.53 और 4.53 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे 0.9, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, 9.4 आएंगे। पॉइंट को हमने अलग कर लिया, 9.4 से 9.4 आउट हो गए। 10 आंसर हमारा आ गया। क्या आ गया, 10 आंसर हमारा आ गया। तो 94 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, ए की मासिक आयु बी की मासिक आयु के 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% है। यदि इन दोनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 है तो सी की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, सी की आपको आय ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे, सी बराबर मान लिया हमने एक्स है उसकी इनकम, सी की इनकम कितनी है, एक्स है, तो बी की इनकम कितनी दे रखी है, एक्स का 30%। जब एक्स का 30% है तो एक्स मल्टीप्लाई 30/100, तो 0 से 0 आउट हो जाएगा, 3x/10। तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 3x/10। ए की कितनी है, बी की आय की 120%, बी की आय की 20%, यानी कि 120/100। 0 से 0 कट जाएगी, 12 तिया 36x, 10 दाम 100, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 9x/25, 9x/25 एक ही आ गई। अब इन तीनों का हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। 9x/25 हमारी किसकी आई, ए की आ गई, 3x/10 हमारी बी की आ गई, और x हमारी सी की हमने मानी थी। इन तीनों का योग हमें दे रखा है 74,700। जब इनका हमको योग 74,700 दे रखा है, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे 50, ठीक है। 50 हमने इनका 25 दूनी 50, तो 9 दूनी 18x आ जाएगा, 10 पंजे 50, तो 3 पंजे 15 आ जाएगा, और x 50 तो यहाँ आ जाएगी 50x बराबर 74,700। अब इन x को ऐड कर लेंगे, 15x 18x 50x, 8 और 5 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 1 83, 83x/50 बराबर 74,700। 83x 74,700 मल्टीप्लाई 50/83, ठीक है, अपॉन 83। तो ये किससे कट जाएगा, 83 किससे कटेगा, 50 2 3 6, 2 दूनी 4 और 3 नहीं करेगा, 11 1 11, 8 1 18, ये 83 से ही काटेंगे हम, 83 निम्मा 83 निम्मा 900 9 पंजे 45,000। तो जो एक्स बराबर क्या आ गया, 45,000। सी का ही मान हमें पूछा था, क्या पूछा था हमें, सी की इनकम कितनी है, तो सी की इनकम कितनी है, 45,000। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हुए, 95, ये तो 96 आ गया। अच्छा 95 में सॉल्व किया था हमने। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर, लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर तथा 10 मीटर है, तो इसमें 1200 मीटर पानी आ जाता, तो झील की गहराई हमको ज्ञात करनी है। क्या करनी है, हमको गहराई ज्ञात करनी है। L + B + H बराबर दे रखा है हमें 1200 घन मीटर। वैसे क्या होता है, हमारा सूत्र होता है L × V × H × बराबर, अच्छा ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई घन मीटर का। तो हमें गहराई निकालनी है, यानी कि हाइट निकालनी है। तो H बराबर 1200/40 × 10, तो 0 से 0 आउट, 0 से 0 आउट,
तो 4 तिया 12। तो गहराई हमारी कितनी आ गई? 3 मीटर। गहराई कितनी आ गई? 3 मीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तब ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तब क्या होगा इनमें से? ये है समचतुर्भुज है हमारा। तो ए सी जब समद्विभाजित काट रहा है तो ए सी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग बटे 2। तो जब हमने 1/2 इससे कॉमन ले लिया 4ab, इसे हम ए सी को क्या लिख सकते हैं? 4ab बराबर AC² प्लस AD²। तो आपका क्या सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। AC² प्लस BD² बराबर 4ab²। AC² प्लस BD² बराबर 4ab²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, दी गई आकृति में एक्स और वाई के मान क्रम से हैं। सी ए बी सी हमारा कोई क्या है? हमारा त्रिभुज है। जब सी 80 है, ए 50 है, तो हमें एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई, इसका मान हमको वेरीफाई करना है। देखो, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, कोण ए बी सी एक्स, ए सी बी कोण डी सी बी वाई बराबर 80, ये दे रखा है आपको 80। एक्स प्लस वाई प्लस 50, एक्स प्लस वाई प्लस 50 180। तो एक्स बराबर 50, वाई बराबर 80। एक्स प्लस 80 50, 80 दे रखा है, 50 ये है, 50 वाई निकल आया 180। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 130 तो 50। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 50, वाई बराबर 80। एक्स बराबर 50, वाई बराबर 80। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, एक एलिवेटर किसी खादान में 6 मीटर मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय कितना होगा? एक कोई एलिवेटर है, 10 मीटर की गति से तो वो उतरता है। एलिवेटर द्वारा चली गई दूरी 350, यानी कि 350 नीचे जाना है उसे, 10 मीटर की गति से चल रहा है, तो उसे कितनी दूरी तय करनी है? 360 मीटर। खादान में उतरने की चाल कितनी होती है? दे रखी है 6 मीटर प्रति मिनट। तो अभिष्ट समय क्या है? दूरी बटे चाल, तो 360 बटे 6 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या बताइए। आपको पता है ले से गुणा में से बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, ये है। में से हमारा 35 दे रखा है, ले से हमारा 525 दे रखा है, ले से 525 दे रखा है, और पहली संख्या हमें 175 दे रखी है। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 175। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 55 25, सॉरी 5 तिया 15, 55 25, 7 पन्ना 35, 5 एकम 5 है ना, 0 55 25, तो कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगी 105, यानी कि 100 क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए।
तो क्या है राशि 2600 माइनस एक्स। क्या है राशि? साधारण ब्याज कितना है? 6 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2600 रुपये हो जाती है। तो ब्याज कितनी है? 2600 माइनस एक्स, यानी कि माना ब्याज हमारी कितनी है? एक्स है। तो इंटरेस्ट मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो एक्स गुणा मूलधन हमको ज्ञात करना है, मूल सब कुछ दे रखा है, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि 2600 माइनस एक्स। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 2600 माइनस एक्स, यानी कि 5 30 30x बराबर 2600 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 100। 30x 2600, 26,000 हो जाएगा ये, माइनस 100x। 30x 100x इधर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस के 100x हो गए ना। जब माइनस के 100x इधर आएंगे तो प्लस के 100x हो जाएंगे, इधर 26,000 हो जाएगा। तो 130x बराबर 26,000। 130 जीरो से जीरो आउट हो जाएगी, 30 दूनी 13 दूनी 26 और 2000, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2000। कितनी संख्या हो जाएगी? x बराबर 2000। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 2000। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, 10 मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटे में बदलें। 10 मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटे में बदलें। तो 10 मीटर सेकंड किलोमीटर घंटे में कैसे बदलेंगे? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। 36 किस तरीके से चेंज करते हैं? ध्यान दें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आंकिक मान 18/5 से गुणा करते हैं। किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आंकिक मान 5/18 से गुणा करते हैं। 10 मीटर पर सेकंड को 10 मल्टीप्लाई 18/5, यानी कि 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। तो 36 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हुए, चित्र में क्वेश्चन बी बराबर 70, क्वेश्चन सी बराबर 60, ई वी सी का मध्य बिंदु है। ई वी सी का मध्य बिंदु है तथा एफ ए वी का मध्य बिंदु है। तब कोण एफ ई वी, इसका मान ज्ञात करना है हमको। किसका मान ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। अब जैसे हमें मान ज्ञात करना एफ ई वी, ये मान ज्ञात करना है। तो ई एफ कोई कर्ण रेखा है और ए सी है, उस पर एक लंब पड़ा है, तो क्या हो जाएगा? 70 दे रखा है, तो 60 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा इसका एक बार विद सॉल्यूशन हम देखते हैं। कोण AC पर लंब पड़ा हुआ EF का, AC पर कोण लंब पड़ा है EF, ठीक है। कोण FEV बराबर कोण FEV बराबर है कोण ACV। देखो, कोण FEV बराबर कोण ACB, ठीक है। एक अंतर कोण है, कोण FEV बराबर 60 अंश दे रखा है, तो कोण ACB बराबर भी 60 अंश होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, -2 -1 -1 -1 -1 का मान है। क्या मान है? क्या सॉल्व करना है इसे? क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 को सॉर्ट आउट करते हुए सबसे पहले हम बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। जब बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा? -2 -1 ब्रैकेट में आ जाएगा। इसे अब इसका हम जब पक्षांतर करेंगे तो इस माइनस को हमें प्लस करने के लिए 1/2 में से 1/2 का पावर -1 हो जाएगी। जब 1/2 की पावर -1 हो जाएगी, फिर हमें इसको प्लस करने के लिए -2 की पावर -1 हो जाएगी। तो -1/2 की पावर -1 हो जाएगी। तो इसकी पावर को हमें 1 में करने के लिए मतलब कि बटे में ना लिखते हुए हम इसे -2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन ए करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हुए, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः
मीटर वर्ग, बी मीटर वर्ग, सी मीटर वर्ग है, इसका आयतन होगा। इसका क्या आयतन होगा? आयतन होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो इसका हमें वर्ग करते हुए तो L मल्टीप्लाई बी कोष्टक में बी मल्टीप्लाई एच, एच मल्टीप्लाई एल। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसकी L की बराबर हम A मान लेंगे, B की बराबर B मान लेंगे और C की बराबर L की बराबर हम C मान लेंगे। तो करने में A मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मीटर का 3 पावर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हुए, यदि संख्या 6 2 5 3 2 9 1 5 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? आप सभी को विदित है कि जैसा कि 3 से जो डिविजिबल का रूल होता है, उसे यदि पूरी संख्या को हम ऐड करते हैं और वो 3 से विभाजित हो जाता है तो 3 से वो विभाज्य होता है। तो ए का हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे बड़ी हो। 6 से क्या होता है? जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। 3 से विभाजित का ये नियम है कि यदि इन सारी संख्या का ऐड ऑन करके यदि 3 से वो विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखो, यदि हम इसकी जगह 8 लिख देंगे, इसे ऐड ऑन करो, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 18 और 1 19, 19 और 9 28, 28 और 5 33। बड़ा अंक 5 और 5 9 रखेंगे। 9 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। 8 और 6 हमारे बड़े हैं, 8 हम रखेंगे तो वो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। क्या रखेंगे? हम 6 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, प्रथम 5 धनरूढ़ अभाज्य संख्या का योग है। आप सभी को पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो खुद से ही करती हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, इन सबको ऐड करो। 2 3 5 7 11, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28। तो 28 ऑप्शन सी ऑप्शन में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का 28 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, जतिन और प्रिया के पास मिलकर 41 रुपए हैं। जतिन के पैसे का 1/4, प्रिया के पैसों के 1/7 में 2 अधिक है। तो प्रिया के पास कितने पैसे हैं? जतिन और प्रिया के पास 41 रुपए हैं, पता है आपको। प्रिया का हमने x रुपए मान लिया। जतिन के पास है 41 माइनस एक्स बटे 4, यानी कि प्रिया के पास तो x रुपए थे तो वो x/7 हो गया। जतिन के पास 41 माइनस x/7। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए x + 2 x/7 प्रिया के पास है, उसमें 2 ऐड ऑन कर जाते हैं और 41 x/4 हो जाते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 14/7 इक्वल 41 माइनस x/4। तो x + 4 4x मल्टीप्लाई किया, 14 बन जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 हो जाएगा। इक्वल में आ जाएगा 41 7 जा 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, तो 287 हो जाएगा माइनस 7x। अब 4x माइनस के 7x इधर चले जाएंगे, 4x + 7x इक्वल में हो जाएगा 287। तो ये था ही, लेकिन +56 उधर जाकर -56 हो जाएगा। ये 7x और 4x मिलकर 11x हो जाएंगे। ये कितना 87, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गई 3 और 2, 11 से 231 को जब हम डिवीजन देंगे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। तो प्रिया के पास कितने रुपए थे? प्रिया के पास 21 रुपए थे। कितने रुपए थे? 21 रुपए थे। क्वेश्चन नंबर 108 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हुए, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा
उसका क्या क्षेत्रफल होगा। वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर दे रखी है 44। 2 पाई का मतलब मीन्स होता है 22/7 और आर बराबर, आर हमको निकालनी है 44। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया ये, तो आर बराबर क्या आ गया 7। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जब वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 8 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल में 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109, क्वेश्चन नंबर 109 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हुए, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। देखो, हम यदि इस तरीके से 10x + y + 27 = 10y + x इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। और जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हैं तो हमें एक एक मिनट एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप घर पर एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आप क्रॉस वेरीफाई ऑप्शन को देखकर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो 2 और 5 7 2 और 5 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं। लेकिन क्या होता है, पहली जो इक्वेशन दे रखी है वो तो चारों में वेरीफाई कर रही है, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है वो किस में वेरीफाई कर रही है वो हमको देखना होगा। जैसे 2 और 5 7 होते हैं, लेकिन इसमें 27 जोड़ दिया जाता है तो इसका चेंज हो जाता है। 5 और 7 कितने होते हैं, 5 7 12, हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों इक्वेशन वेरीफाई कर रही हैं। 2 और 5 7 यदि जोड़ते हैं तो 7 भी होता है, और 25 में यदि 27 ऐड ऑन करते हैं तो इसकी संख्या उलट भी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हुए, किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित कीजिए। जैसे आप सभी को पता होगा, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2 लिख इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, लेकिन जब 5 का नंबर आता है तो इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इसे कट कर देते तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हुए, 2 सहअभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक होगा। 2 सहअभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक सदैव क्या होता है, 1 होता है। और कैसे होता है 1, जैसे हमने मान लिया a × 1 और b × 1, लेकिन इन दोनों सहअभाज्य क्या होगा, इनका 1 ही तो होगा, क्योंकि इसमें में से क्या आ रहा है, में से क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो 1 होगा। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हुए, 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसका क्या है 700, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 700, लेकिन 1 7 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 0.7। अब जब हमने इसको, हमें इसका माइनस ज्ञात करना है, तो 10 में से 7 गई 3, यहाँ 9 बचे, 9 उतार लिया, यहाँ क्या रह गया 9, 9 का 9, 9 का 9, यहाँ हो गया 6, 699.19। तो 699.19 कौन से में आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 + 1/3 बराबर स्टूडेंट ने 2/5 लिख दिया। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। एक टीचर ने
क्वेश्चन दिया है क्लास के अंदर 1/2 प्लस 1/3 का, आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो बच्चे ने योग डायरेक्ट निकाल दिया, 1 और 1 ऐड कर दिया 2, और 2 और 3 को ऐड कर दिया 5। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक भिन्न में परिमाप को समझने में बच्चों की सहायता करें। नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि परिमाप सूत्र हमको समझाना ही नहीं है, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे। ये भी गलत है, जब उनके अंदर पहले ही बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आगे चलकर भी वो बेसिक क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो गलत ही सॉल्व करेंगे। बच्चों से कहें कि भी अधिक से अधिक अभ्यास करें, ये भी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। कैसे, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाने से बच्चों की सहायता करें, क्योंकि उसने एड ऑन कर दिया। उससे पहले ये बताएं कि बेटा यदि ये एलसीएम लिया जाएगा तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। प्रश्न में दी गई स्थिति में स्पष्ट होता है कि बच्चों को लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा की स्पष्ट जानकारी नहीं है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वे असमान हर वाली भिन्नों को हल करते समय बच्चों को उनकी लघुत्तम समापवर्तक लेना सिखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हुए, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच के संबंधों को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन पहले किसी भी चीज का अवलोकन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी इकाइयों को बच्चों को मापने के लिए कहेंगे, फिर उसके बाद उसे प्रयोग करके बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना, उसके बाद उसमें संबंध समझाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना। एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें बच्चों को रटवाना तो है ही नहीं। आरडी 2009 कहती है कि बच्चों को बर्डन नहीं डालना, बच्चों के ऊपर रटवाना नहीं है। रटवाना क्या है, एक नेगेटिव सेंस से जाता है। तो डी ऑप्शन सभी अवधारणाओं को समझाना, लागू करना और उनमें संबंध बताना, ये अच्छे गणितज्ञ के एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। ऐसी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझें और उन्हें लागू करें, व लागू करते हुए उनके बीच संबंध स्थापित करें। तो क्वेश्चन नंबर 116 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ बढ़ते हुए, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है, भिन्न आकारों की आकृति के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट कराना। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि एनसीएफ 2005 हमारा क्या कहता है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे पर नहीं तो बर्डन डालना है, नहीं उसे रटाना है। ये नेगेटिव सेंस में दोनों बातें जाती हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यदि आयत का क्षेत्रफल आप बता देते हो तो जो 2D का ऑप्शन है वो सॉल्व कर लेगा, लेकिन आगे कैसे कर पाएगा, ये भी आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है। डी ऑप्शन है इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी गलत है। जब दहाई या सैकड़ा की बातें आ जाएंगी तो बच्चा कैसे सॉल्व करेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो क्वेश्चन नंबर 117 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, ईएफ एक वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई है। जैसे ये वृत्त है, ये हमारा कोई वृत्त है, हमने एक जीवा खींची है ईएफ, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसका जो केंद्र है उससे जो लंब डाला गया उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और कांड की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिपलेट का नियम फॉलो होता है। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है
कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमारी है 13। ये जब हमारी a और b 10 है तो ये 5 हो गई। 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग होता है 159 माइनस 5 का वर्ग 25 माइनस कर दो क्या आ जाएगा 144। 144 क्या होता है 12 का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 इसमें आपका आ जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हुए, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। माना वर्ग का विकर्ण d है, तब वर्ग का क्षेत्रफल d² हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण 2 गुना करने पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2d का वर्ग अपॉन 2। तो 4 हमने इससे कॉमन ले लिया है, 4d²। जब 2 का हम वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा d² अपॉन 2। 2 से इसे काट दो, 2 दूनी 4 यानी कि 4 गुना हो जाए क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हुए, जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वो पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन को संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने की कठिनाई होती है। जैसे किसी बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है अंक एक नंबरों में, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, लेकिन जहां ही उसे वर्ड प्रॉब्लम वार्षिक समस्याएं दे दी जाती हैं तो वो समझ नहीं पाता है। इसका मतलब कि वो भाषा को नहीं समझ पा रहा है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 120 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 2014 टेट के 30 क्वेश्चन जो कि 1 to 5 के लिए आए थे, उसका सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आई थी। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो क्लासेस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम समय से करते रहो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।